Welcome to day 6 of the game of life and how to play it. कल हमने यहाँ स्टॉप किया था जब हमने लॉ ऑफ लव के बारे में डिस्कशन किया था. सो लॉ ऑफ लव क्या बोलता है कि हमें किसी के भी अगेंस्ट ना बहुत अपने अंदर में हेट्रेड नहीं भर के रखनी है. कोई रिजेंटमेंट, कोई किसी को बहुत बार हमने ना ज़बरदस्ती कुछ भर रखा है कि किसी को देख के ही हम इरिटेट होते हैं या किसी पास्ट इंसिडेंट को लेके हम बैठे हैं. आपको पता है उसका रिजल्ट क्या है? लेट्स रीड अहेड. A woman I know had for years an appearance of a terrible skin disease. The doctors told her it was incurable and she was in despair. एक औरत को एक बहुत ही वियर्ड सी स्किन डिजीज़ हो गई थी और वो एक स्टेज परफॉर्मर थी. ठीक है, डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया था कि ये बिल्कुल कभी ठीक नहीं होगी और वो बहुत दुखी थी क्योंकि जो स्टेज पे परफॉर्म करते उनके लिए उनकी स्किन ही उनकी कमाई है, राइट. उसके पास और कोई सपोर्ट नहीं थी और उसने एक तो शो किया. जैसे ही उसने शो किया ओपनिंग नाइट में द शो मेड अ ग्रेट हिट. वो बहुत फेमस हो गई. शी रिसीव्ड फ्लैटरिंग नोटिसेस. बहुत लोगों ने उसकी बड़ाई की. वो बहुत खुश थी, एलेटेड थी. नेक्स्ट डे उसे नोटिस मिल गया कि अब तुम परफॉर्म नहीं कर सकती. द मैन ऑन द कास्ट हैड बीन जेलस ऑफ हर सक्सेस एंड कॉज्ड हर टू बी सेंट अवे. उसी के शो के किसी एक कैरेक्टर ने उसको बहुत जेलसी हुई कि ये इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, लोगों ने इसकी इतनी बड़ाई कैसे कर दी, तो उसने उसको उस शो से हटवा दिया अगले ही दिन. और उससे जब ये ऐसा हुआ ऑब्वियसली उसे बहुत गुस्सा आना था. उसने हेट्रेड और रिजेंटमेंट अपने अंदर में भर लिया उस आदमी के लिए. लेकिन फिर उसने भगवान से प्रे किया, ओ गॉड डोंट लेट मी हेट दैट मैन. उसको फील हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ. दैट नाइट शी वर्कड फॉर आवर्स इन द साइलेंस. शी सेड, आई सून केम इन टू अ वेरी डीप साइलेंस. I seemed to be at peace with myself, with the man and with the whole world. I continued this for 2 following nights and on the 3rd day I found I was healed completely of the skin disease. In asking for love or goodwill, she had fulfilled the law. For love is the fulfilling of the law and the disease was wiped out. मतलब इस जैसे ही उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी ऑलरेडी स्किन इतनी ख़राब है और वो शो से भी निकाल दी गई, उसे गुस्सा तो बहुत आया, रिजेंटमेंट तो बहुत हुआ, लेकिन उसने उसके बाद भी उस आदमी को अंदर ही अंदर फॉरगिव करने की ट्राई की. उसने कुछ भी हेट्रेड होल्ड नहीं किया और उसने अपने आप पर वर्क किया साइलेंस में. और 2 रात वर्क करने के बाद तीसरे दिन उसकी स्किन डिजीज़ पूरी चली गई थी, कम्प्लीटली ऑफ द स्किन डिजीज़. हमें इससे क्या लेसन मिल रहा है? कंटिन्यूसली किसी को क्रिटिसाइज़ करने से कंटिन्यूअल क्रिटिसिज्म प्रोड्यूसेस रूमेटिज्म. एज क्रिटिकल इनहार्मोनियस थॉट्स कॉज नेचुरल डिपॉजिट्स, अननेचुरल डिपॉजिट्स इन द ब्लड विच सेटल इन द जॉइंट्स. मतलब अगर हम कॉन्स्टेंटली किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और अगर हम कॉन्स्टेंटली इनहार्मोनियस थॉट्स मतलब गलत तरीके की सोच अगर हम कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं ना, तो हमारे जितने बॉडी के जॉइंट्स हैं उसमें डिपॉजिट्स हो रहे हैं. ठीक है, हमारे ब्लड में डिपॉजिट्स हो रहे हैं और उसकी वजह से हमें बहुत एक्सेसिव जॉइंट पेन, आर्थराइटिस हम एक्सपीरियंस करेंगे. फॉल्स ग्रोथ मतलब फॉल्स ग्रोथ जो बहुत बार लोगों के फेस में या गले में या बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे वो एक्स्ट्रा उग जाते हैं ना, जिसको हम लोग बहुत इजीली निकलवा भी सकते हैं स्किन डॉक्टर के पास जाके. वॉट्स होते हैं, मोल्स होते हैं. ये सारे फॉल्स ग्रोथ जेलसी, हेट्रेड, अनफॉरगिवनेस या फियर की वजह से होते हैं. एवरी डिजीज इज कॉज्ड बाय अ माइंड नॉट एट ईज. डिसईज, डिजीज़ वर्ड को जब हम ब्रेक करते हैं ना, व्हेन योर माइंड इज़ नॉट एट ईज, डिसईज हो जाती है. ओके, आई सेड वंस इन माई क्लास, there is no use asking anyone what's the matter with you. We might as well say who's the matter with you. Unforgiveness is the most prolific cause of disease. It will harden arteries or liver or affect the eyesight. In its train are endless ills. In its train are endless ills मतलब अगर हमने फॉरगिवनेस की पावर के बारे में काफ़ी बार समझ लिया है मैजिक बुक करते करते, और हमने 1 फुल डे फॉरगिवनेस को अलॉट किया था.
क्योंकि हमने बार बार इस बात को समझने की ट्राई की है कि हमें किसी को फॉरगिव अपने लिए करना है, उसके लिए नहीं। और जो इंसान किसी को माफ़ नहीं कर पाता ना, उसको लगता है कि अरे इतनी बड़ी बात थी, मैं माफ़ कैसे कर दूँ, वो मुझे आज भी टॉर्चर कर रहा है, मैं माफ़ कैसे कर दूँ। अगर आप अनफॉरगिवनेस में हो, अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, वो डेफिनेट कॉज है कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी आएगी ही आएगी। इट विल हार्डन द आर्टरीज और लिवर, या आँखों की रोशनी को ख़राब करेगी। एंडलेस इल्स, कुछ भी रकम की बीमारियां हमारे बॉडी में आ सकती है अगर हमने फॉरगिवनेस नहीं की। सो प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल। छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, जैसी भी हो, वी हैव टू बी फॉरगिविंग ऑल द टाइम। I called on a woman one day who said she was ill from having eaten a poisoned oyster. I replied, "Oh no, the oyster was harmless. You poisoned the oyster." "What's the matter with you?" She answered, "Oh, about 19 people." She had quarreled with 19 people and had become so inharmonious that she attracted the wrong oyster. अब क्या समझ पा रहे हैं ये एग्जाम्पल को, कि उसने इतने लोगों के साथ उसका टिफ चल रहा था कि वो टिफ उसकी लाइफ में गलत चीज़ों को अट्रैक्ट कर लिया। हमारी लाइफ में कोई एक्सीडेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और ये सब हम अपनी खुद की सोच से ही अट्रैक्ट करते हैं। एनी इनहार्मनी मतलब जो सही नहीं है। Any inharmony on the external indicates there is mental inharmony. अगर हमारी लाइफ में बाहर की सिचुएशन में कुछ भी गलत हो रहा है तो वो आपकी थॉट्स की रिपोर्ट कार्ड है। वो लिख के आपको बता रहा है कि देखो तुम्हारी थॉट अभी सही नहीं चल रही, इसलिए तुम्हारी लाइफ में ये गलत हो रहा है। As the within, so the without. Man's only enemies are within himself. क्या आपको ये बुक की सारी इन डेप्थ मीनिंग समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम अपनी सोच से अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। 100% चीज़ें हमारी खुद की क्रिएट की हुई है। एंड अ मैन्स फोज शैल बी दे ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड, मतलब एक इंसान का दुश्मन उसकी खुद की दिमाग की उपज है। Personality is one of the last enemies to be overcome as this planet is taking its initiation in love. It was Christ's message, peace on earth, goodwill towards man. The enlightened man therefore endeavors to protect himself upon his neighbor. His work is with himself to send out goodwill and blessings to every man, and the marvelous thing is that if one blesses a man, he has no power to harm him. इस पैराग्राफ का मतलब, अगर आपने इतनी गुडनेस अपने अंदर ले आई कि आप हर समय लोगों पर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए प्रे कर रहे हैं, अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और अगर कोई एम्बुलेंस क्रॉस करी, आपने क्या 1 मिनट के लिए क्विक प्रेयर किया उसके लिए कि इसमें जो भी है भगवान उसकी रक्षा करना। ये सब छोटी छोटी ब्लेसिंग्स है। किसी इंसान का कभी हम दुख सुनते हैं या किसी की कोई ब्रेकडाउन चल रहा है, अगर हमने उस सिचुएशन में उसके लिए एक छोटी सी प्रे कर दी भगवान को, तो ये सब करने से कोई भी पावर हमें हमारी नुकसान नहीं कर सकती। कुछ भी अगर कोई और हमारी तरफ नेगेटिविटी भेज भी रहा होगा ना, तो वो उसके पास अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन केम टू मी आस्किंग टू ट्रीट फॉर सक्सेस इन बिजनेस. He was selling machinery and a rival appeared on the scene with what he proclaimed was a better machine, and my friend feared defeat. I said, first of all, we must wipe out all fear and know that God protects your interests and that the divine idea must come out of the situation. That is, the right machine will be sold by the right man to the right man. And I added, don't hold one critical thought towards that man. Bless him all day and be willing not to sell your machine if it isn't the divine idea. मतलब ये एग्जाम्पल है कि एक आदमी इनके पास आया कि मुझे बिज़नेस में एक ट्रीटमेंट चाहिए। क्या उसकी सिचुएशन थी? वो कुछ मशीनरी बेचता था, लेकिन वो उसके सारे बायर्स के सामने एक और आदमी आ गया था और उसी मशीन को जो कम दाम में बेचने लगा, तो वो उसका कॉम्पिटिटर हो गया और इसे बहुत डर लग रहा था कि शायद मैं हार जाऊंगा उससे। तो वो इसके पास आया कि मेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दो। तो सबसे पहला सल्यूशन इन्होंने क्या दिया
कि सबसे पहले ना अपने अंदर से डर हटाओ, क्योंकि हमने अभी तक समझ लिया है कि डर कितना डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है फियर में। और उसके बाद फेथ होना चाहिए, फेथ ओवर फियर, कि भगवान हमारे सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखे और हमारे साथ वही होगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। ये कभी भी ऑथर किसी को ये नहीं बोलती है कि भगवान करे तुम्हारी मशीन बिक जाए। अरे उसकी मशीन अगर बेटर होगी तो वो बिकनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा क्या बोलती है, उन्होंने क्या बोला कि राइट मशीन विल बी सोल्ड बाय द राइट मैन टू द राइट मैन। हमें भगवान को क्या प्रे करना है, भगवान जो हो मेरे साथ मेरे लिए वो ही अच्छा हो। एंड आई एडेड कि उस इंसान के अगेंस्ट, जो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है ना, उसके अगेंस्ट एक भी गलत थॉट मत क्रिएट करो। क्यों? क्योंकि वापस से हम इन हारमोनी में जा रहे हैं। गलत थॉट मतलब इन हारमोनियस सिचुएशन, और इन हारमोनियस सिचुएशन क्या अट्रैक्ट करती है हमारे लिए? रॉन्ग सिचुएशन। सो ही वेंट टू द मीटिंग फियरलेस एंड नॉन रेजिस्टेंट। वो डर नहीं रहा था उस मीटिंग के आउटकम से, क्या होने वाला है। भगवान पे फेथ के साथ वो मीटिंग में गया और उसने सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर को ब्लेसिंग्स भेजी। उसने एक भी गलत थॉट नहीं क्रिएट की कि ये आदमी कहाँ से आया, क्यों आ गया, क्या ज़रूरत थी इसको, इसकी मशीन तो महा घटिया है, मैं इसकी मशीन की और धज्जियाँ उड़ाता हूँ। उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। उसे बोला गया था कि तुम इस इंसान को ना कॉन्स्टेंटली ब्लेसिंग्स दो, तो उसने वही किया। ही सेड द आउटकम वॉज वेरी रिमार्केबल। द अदर मैन्स मशीन रिफ्यूज टू वर्क। आप सोच सकते हैं कि वो दूसरा इंसान, उसकी शायद नीयत ही ख़राब थी, वो इसका मार्केट ख़राब करने आया था और फाइनल डे पे उसकी मशीन ने काम ही नहीं किया। एंड ही सोल्ड हिज मशीन विदाउट द स्लाइटेस्ट डिफ़िकल्टी, और ये अपनी मशीन बहुत आराम से बेच पाया। बट आई से अनटू यू, लव योर एनिमीज़, ब्लेस देम दैट कर्स यू, डू गुड टू देम दैट हेट यू, एंड प्रे फॉर देम which spitefully use you and persecute you। क्या आप ये लाइन्स समझ पा रहे हैं? दिस इज़ नॉट हाईलाइटेड इन माई बुक बट दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। लव योर एनिमीज़, जो आपके लिए सबसे बुरा कर रहा है ना अभी, उसको आप लव करिए, आप उसको ब्लेसिंग्स भेजिए, उसके लिए अच्छा करिए जो वो कर रहा है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है हमारी सिचुएशन में करना, लेकिन अगर ये स्पिरिचुअल लॉ है और ये करने से अगर हमें फ़ायदा होगा तो ट्राई करके देख सकते हैं। नहीं कुछ अच्छा करके तो हमने देख लिया हमें क्या मिला, वो इंसान तो हमारा दुश्मन ही बन गया, वो तो हमारे विरुद्ध ही एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो एक बार इनका फॉर्मूला हम यूज़ करके देख सकते हैं। गुड विल प्रोड्यूसेस अ ग्रेट ऑरा ऑफ प्रोटेक्शन अबाउट द वन हु सेंड्स इट। अगर हम अच्छी सोच लेके आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी ऑरा में क्या आता है? गुडविल ही आता है ना, हमारी ऑरा अच्छी होती है। ये बात हमने मैजिक बुक में भी समझी है कि अगर हम किसी के बारे में, अगर हम एंगर में हैं, नेगेटिव इमोशन में हैं, तो सबसे पहले वो नेगेटिव इमोशन हमारी इमोशनल बॉडी में छेद करता है, हमारी इमोशनल बॉडी को अटैक करता है, उसके बाद वो किसी और की तरफ जाता है। नो वेपन दैट इज़ फॉर्म्ड अगेंस्ट हिम शैल प्रॉस्पर। इन अदर वर्ड्स, लव एंड गुड विल destroy the enemies with oneself, therefore one has no enemies on the external। आप अपने प्यार और गुडविल से आप अपनी एनिमी की सारी शक्तियों को ख़त्म कर सकते हैं, खाली उसको लव भेज के, उसको ब्लेस करके, उसके बारे में अच्छा सोच के ना, आप उसकी सारी शक्तियों को ख़त्म कर देंगे। देयर इज़ पीस ऑन अर्थ फॉर हिम हु सेंड्स गुड विल टू मैन। अगर आपने सबके बारे में भला सोचना स्टार्ट कर दिया, आपके लिए डेफिनेटली पीस अवेट कर रही है। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्ट नॉट evil, be not overcome of evil, but overcome evil with good। Nothing on earth can resist an absolutely non-resistant person। Non-resistant मतलब अगर आप हर चीज़ को अपनी लाइफ में खुले हाथों से एक्सेप्ट करेंगे, किसी चीज़ से आप डर नहीं रहे, आप रेजिस्ट नहीं कर रहे, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके पास अच्छाई आने से रोक नहीं सकती।
The Chinese say that water is the most powerful element because it is perfectly non resistant. It can wear away a rock and sweep all before it. Jesus Christ said, "Resist not evil." For he knew in reality there is no evil, there is nothing to resist. ये हमने इसके पहले चैप्टर में भी समझा है कि द पावर ऑफ वन गॉड, हमें अगर जिस दिन ये पूरा भरोसा हो गया ना कि सिर्फ गॉड ही एग्जिस्ट करते हैं और गॉड तो सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे, तो हम ईवल को पावर ही नहीं दे पाएंगे. ईवल हैज़ कम ऑफ मैन्स वेन्स इमेजिनेशन. जितनी भी बुराइयाँ आई है ना, वो सब इंसान के दिमाग की ही उपज है. असली में कुछ भी बुराई इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये सब कुछ तो बनाया हुआ एक ही भगवान का है. तो भगवान ने अपनी सृष्टि में कुछ भी गलत या ईवल नहीं क्रिएट किया है. और ए बिलीफ इन टू पावर्स, गुड एंड ईवल. There is an old legend that Adam and Eve ate of Maya the tree of illusion and saw two powers instead of one power, God. ये सिर्फ एक पुरानी कहावत है राक्षस और देवलोक की, लेकिन एक्चुअल में जीत हमें भी पता है कि किसकी हुई थी. देवता गण की ही जीत हुई थी. Therefore, evil is a false law man has made for himself. भगवान ने कुछ भी बुराई नहीं बनाई है, इंसान ने अपनी सोच से ये बुराई की दुनिया को क्रिएट कर लिया है थ्रू साइकोमा और सोल स्लीप. सोल स्लीप मीन्स दैट मैन सोल हैज़ बीन hypnotized by the race belief which is carnal or mortal thought and his affairs have outpunctured his illusions. मतलब एक आदमी ने सोच सोच के अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है. असली में इस दुनिया में नेगेटिव कुछ है ही नहीं. इंसान नेगेटिव सोचता है, इसलिए वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है. जिस दिन आप सिर्फ पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे, आपकी लाइफ में कुछ और गलत आएगा ही नहीं. वी हैव रेड इन अ प्रीसीडिंग चैप्टर दैट मैन्स सोल इज हिज सबकॉन्शियस माइंड एंड वट एवर ही फील्स डीपली, गुड और बैड, is outpictured by that faithful servant. किसको फेथफुल सर्वेंट बोला गया है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को. याद है ना, हमने पढ़ा था कि सबकॉन्शियस माइंड की खुद की कोई दिशा नहीं होती, वो सिर्फ एक सर्वेंट है. हम उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे ना, वो ही करेगा. आप उसको बोलेंगे पानी लाओ, पानी लाएगा, खाना लाओ, खाना लाएगा, जूस लाओ, जूस लाएगा. वो सिर्फ एक फेथफुल सर्वेंट है. उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला हमारा कॉन्शियस माइंड है. His body and affairs show forth what he has been picturing. किसी भी इंसान को अपनी लाइफ की असेसमेंट करनी है कि आज मेरे दिमाग में क्या चलता है, ज़्यादा ईविल चलता है या ज़्यादा अच्छाई चलती है. आप अपनी लाइफ की रिपोर्ट कार्ड को अपनी लाइफ को चारों तरफ से देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके दिमाग में कितना नेगेटिव है. अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वेरी गुड, आपने तो कुछ नेगेटिव सोचा ही नहीं. अगर नेगेटिविटी बहुत है तो ये सब आपकी सेल्फ क्रिएटेड है. द सिक मैन हैज़ पिक्चर्ड सिकनेस, द पुअर मैन पॉवर्टी, द रिच मैन वेल्थ. पीपल ऑफन से, वाई डज अ लिटिल चाइल्ड अट्रैक्ट इलनेस व्हेन इट इज़ टू यंग टू इवन नो व्हाट इट मीन्स. मतलब ठीक है, इस बात के लिए लोगों ने इस ऑथर को पूछा कि अच्छा, अगर आप ये बोल रहे हैं कि बीमार आदमी बीमारी अट्रैक्ट करता है, तो बच्चे कैसे बीमार होते? बच्चे तो बीमारी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बैठ के बीमारियों के बारे में नहीं सोच रहे. आई आंसर दैट चिल्ड्रन आर सेंसिटिव एंड रिसेप्टिव टू द थॉट्स ऑफ अदर्स अबाउट देम एंड ऑफन आउट पिक्चर द फियर्स ऑफ देयर पेरेंट्स. ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए आई रियली वॉन्ट टू मेक माई पॉइंट हेयर एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट डे कि बच्चे एब्सोल्यूटली सेंसिटिव और रिसेप्टिव होते हैं. बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर होती है और वो जल्दी से कुछ भी कैच कर लेते हैं. तो बच्चों की जो लाइफ में, बच्चों की जर्नी में जो भी सिकनेस या कुछ भी आती है, वो किसी और की वजह से आती है, और मोस्टली इट इज़ द फियर ऑफ देयर पेरेंट्स. जो पेरेंट्स बहुत डरते हैं ना कि मुझे अपने बच्चे को बॉइल्ड पानी ही पिलाना है, उसी बच्चे को नॉर्मल पानी पी के डायरिया होती है. आई होप इस बात से आप सब अग्री करेंगे, और हम सब ने अपने चारों तरफ भर भर के ऐसे पेरेंट्स को देखा है
कि जो पेरेंट्स ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उनकी थॉट में क्या है कि मेरा बच्चा ठीक रहे, उसे ये ना हो, उसे वो ना हो। वो जो सोच रहे हैं ना कि ना हो, वो सबसे पहले होता है। और इसीलिए पेरेंट्स अननोइंगली अपने बच्चों की लाइफ में हवॉक क्रिएट कर देते हैं, अपने बच्चों की लाइफ में वो बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों के दुश्मन हैं, वो तो पेरेंट्स है, वो तो सिर्फ भलाई चाहते हैं, लेकिन उनके फियर ने ना उसकी वो पेरेंट्स के ऊपर हावी हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा अगर चलते चलते गिर जाता है, जितना बच्चा नहीं रिएक्ट करता ना, उससे ज़्यादा वो पेरेंट रिएक्ट करता है। पेरेंट डर जाता है, उसे पकड़ने लगता है, दवाई देने लगता है, बच्चा तो 1 सेकेंड में माइंड डाइवर्ट करके भूल जाता है। लेकिन वो जो पैरानॉइड पेरेंट्स है, जो इंस्टेंटली डॉक्टर से वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, वो ही पेरेंट्स उस बच्चे की लाइफ में और मिजरीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो अगेन। थैंक यू।